नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूल्स पे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है आर्टिकल्स। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो देखने को आपको मिलते ही हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या कहीं भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है ना। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें तो काफ़ी जगहों पर जो है, ख़ास तौर पे एसएससी में इससे रिलेटेड काफ़ी एरर्स या जो ब्लंडर्स होते हैं या उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मेन मतलब जो है ज़्यादातर क्वेश्चन है वो एसएससी और रेलवे में इससे ज़्यादातर देखे गए हैं, पर बैंक वगैरह और अदर स्टेट एग्ज़ाम, टीचिंग वगैरह इन सब में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी हमें हमारी एक नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है, हम स्कूल में भी आर्टिकल्स में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे भी पढ़े हैं, पर कुछ ऐसे भी हमें ना स्कूल में उस हिसाब से बताया गया था जो हमारे उस क्लास तक के लिए इनफ था। पर कुछ ऐसे भी मतलब पॉइंट हैं जो अब ज़रूरी हैं बच्चों को भी पढ़ाना और खुद भी पढ़ना। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सके और अच्छे कंटेंट उन्हें और मिल सके इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल्स में बात करने वाले हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल्स का। वैसे मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश भी रखा है, मतलब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रखा है समझने में ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। तो क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है या लेटर है विच इज ऑफन यूज, जिसका इस्तेमाल बिफोर अ नाउन एंड टेल्स अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ द नाउन। मतलब आर्टिकल एक ऐसा शब्द या लेटर है जिसका इस्तेमाल, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हमें नाउन से पहले किया जाता है अक्सर। ठीक है, और ये क्या करता है, एक सर्टेनिटी को बताता है उस नाउन की। ठीक है, उसकी निश्चितता के बारे में बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल्स ये हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पता, मेन दो हिस्सों में इन्हें बांटा जाता है। ठीक है, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है इसमें आपका आता है द, इसे डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें आपका ए और एन, ये दोनों आता है। ठीक है, तो डेफिनेट जो आर्टिकल होता है ना, पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में इसको समझ लेते हैं, फिर इनडेफिनेट के बारे में समझ लेंगे और शुरुआत हम करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल से। उसको ए और एन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। देखो, हम स्कूल में या कहीं पर भी हम जब पढ़ते थे या हमें पढ़ाया जाता था तो मोटा मोटा इस तरीके से बता दिया जाता है। ठीक है, कि जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ए और एन, जिसे हम इनडेफिनेट कहते हैं, और दूसरा होता है द, जिसे हम डेफिनेट कहते थे। तो हमें इस तरीके से बता दिया जाता था। ठीक है, कई किताबों में भी ऐसा ही है, जो स्कूल लेवल तक की किताबें होती हैं तो उसमें ऐसे बताया जाता था कि ए और एन में इसका इस्तेमाल एक के लिए करते हैं। ठीक है, पर इन दोनों में से कब एक के लिए इस्तेमाल करना हो तो ए लगाते हैं और कब एन लगाते हैं। तो वहाँ में ये सिखाया जाता था कि अगर वोवेल्स से शुरू हो रहा है कोई वर्ड का लेटर, पहला लेटर जो वोवेल से है तो वहाँ एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट में है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है उस वर्ड का पहला लेटर, तो उसके आगे ए लगाते हैं। हमें इस तरीके से मोटा मोटा बता दिया जाता था। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट अगर जैसे नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। टोटल इंग्लिश में जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। उस 26 में से 5 जो होते हैं वो हमारे वोवेल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि अगर किसी वर्ड का पहला लेटर इन 5 में से कोई एक होता है तो हम वहां पर एन लगाते हैं। ठीक है,
और अगर इनके अलावा जो होते हैं बाकी के 21 लेटर, ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। इनके आगे अगर मत इनके आगे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी वर्ड के आगे पहला लेटर जो है वो A5 में से कोई सा नहीं है, यानी कि वो वोवेल से शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली वहां हमेशा ए लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें बता दिया जाता था। और द का इस्तेमाल के लिए तो हमेशा इनके रूल होते हैं, किस किस के आगे लगता है, किसके आगे नहीं। खासतौर पर वैसे हम इसमें पूरा थोड़ा डीप में जाएंगे ताकि हमारा कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारी गलतियां ना हो। ठीक है, और हम अपने अगर घर में भी किसी छोटे भाई बहन या बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी ये पॉइंट अभी से क्लियर करके चले ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो होते हैं वोवेल से ही स्टार्ट और उनके आगे भी एन नहीं लगता है बल्कि ए ही लगता है। ठीक है ना, तो ये मोटा मोटा तरीका था जो स्कूल में अब तक बता दिया जाता था बच्चों को। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा डीप में चल के इसको समझते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैंने अभी जैसे बताया आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल्स एक वर्ड या एक लेटर है, वर्ड या एक लेटर है। वर्ड या एक लेटर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ए और एन एक क्या है? एक वर्ड, सॉरी एक लेटर है, और द पूरा एक अपने आप में वर्ड है, एन पूरा अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है? एक लेटर या वर्ड है जिसका इस्तेमाल हमें नाउन से पहले किया जाता है। वो एक निश्चितता के बारे में उसके बता रहा होता है। ठीक है, नाउन की। और जो आर्टिकल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? देखो, द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर टू अ सर्टेन पर्सन, थिंग और प्लेस। मतलब द एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसका इस्तेमाल किसी एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। ठीक है, कोई एक निश्चित, मतलब एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है, या ऐसा वर्ड जो इसमें से किसी एक के बारे में अपने आप को मतलब रेफर करता है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल, वही मैंने बताया इनडेफिनेट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, जो मैंने बताया था, ए और एन। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल का क्या होता है? ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन या थिंग्स या वस्तु, इन सब चीजों की ओर इंडिकेट नहीं करता, बल्कि ये जो होते हैं क्या होते हैं? ये उसके एकदम अपोजिट होते हैं, बिकॉज दे डो नॉट इंडिकेट एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस। ठीक है, मतलब ऐसे आर्टिकल जो किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ओर इशारा कर रहे हो या उसके बारे में बता रहे हो, उससे पहले हम द लगाते हैं। ठीक है, और कोई ऐसे वर्ड जो इनकी ओर इशारा ना कर रहा हो, इनसे बिल्कुल इनके अलावा हो, अपोजिट हो इनके, तो उसके आगे हम ए या एन लगाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब हम, क्योंकि मैंने बोला कि हम शुरुआत यहां से करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल से, पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ेंगे कि ए और एन का कहां पे यूज है और कहां पर यूज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, कि कहां पर इसका यूज नहीं है। ये तो होता ही है यूज है कहां पर ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आप स्कूल कॉलेज लेवल तक हो तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन पढ़ना वो होना चाहिए आपको। ठीक है, आपको आना चाहिए ये चीजें। तो आइए हम शुरू करते हैं ए के बारे में, कि पहले ए का इस्तेमाल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया इंडेफिनेट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ए और एन आता है इसमें। तो पहले हम ए के बारे में पढ़ेंगे कि ए का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और इंडेफिनेट आर्टिकल की एक खास बात ये भी होती है कि ये हमेशा सिंगुलर किसके साथ होता है? नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। यानी ए और एन दोनों ही तभी लगेंगे जब वहां पर नाउन क्या हो? सिंगुलर हो। पर द जो होता है, जो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, उसका इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो आइए, तो ए का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ए के बारे में पढ़ लेते हैं ए कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो पहला जो रूल है वो ये कहता है कि ए का इस्तेमाल बिफोर द सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट एंड द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। मतलब पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ए का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जिसका स्टार्ट कहां से होती है? कॉन्सोनेंट वर्ड से। ठीक है ना,
कॉन्सोनेंट मैंने बता दिया 5 लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन ये वोवेल होते हैं। इसके अलावा जितने भी 21 लेटर होते हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यदि किसी शब्द का हम ये भी कह सकते हैं कि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बोलने पे भी वो कैसा होना चाहिए, बोलने पर उसकी जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि होनी चाहिए, उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कैट, कैट में पहला अक्षर सी है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, और बोलने पे भी क्या है, इसकी ध्वनि कैसी है, कॉन्सोनेंट ही है, वोवेल्स की ध्वनि नहीं आ रही है, ठीक है। कॉन्सोनेंट ध्वनि में हम ये कह सकते हैं कि इसमें मात्रा जो होती है ना हिंदी की, आ ई उ ए ये सब जो होती है, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए बोलने पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट ध्वनि। तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और ध्वनि भी इसकी का आ रही है, कैट, इसलिए इससे पहले क्या लगा है, ए। यहाँ क्या है, बुक, बी में पहला लेटर भी क्या है, कॉन्सोनेंट बी, ठीक है, वोवेल्स थोड़ी है, इन पांचों में से कोई अक्षर है ही नहीं, बी, और इसको बोलने पे भी बा आ रहा है मुंह से, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात। यानी कि दो चीजों का इसमें हमें ध्यान रखना है। पहला क्या कि सिंगुलर होना चाहिए, पहली बात तो नाउन। दूसरी बात, इसका पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट में होना चाहिए, कॉन्सोनेंट में होना चाहिए, और बोलने पे भी उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट ही होनी चाहिए, ठीक है। पेन में क्या है, पहला लेटर पी, कॉन्सोनेंट है, और इसको बोलने पे प निकल रहा है मुंह से, यानी कि प से ही तो पी बना है, यानी कि कॉन्सोनेंट ध्वनि है, इसलिए ए आया है, ठीक है। इसी तरीके से सारे वर्ड है, आप देख लेना, ठीक है, ये सारे वर्ड है इसी तरीके से। तो ये हो गया पहला रूल कि ए का इस्तेमाल वहां करते हैं जिसके वर्ड के पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसकी ध्वनि भी क्या हो, कॉन्सोनेंट में भी हो, और जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, वो दोनों का ही इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन से, ऐसे याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है ए कहाँ यूज होता है, बिफोर द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन हमेशा आएगा क्योंकि मैंने बोला ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ होता है। विच स्टार्ट विथ ई और यू, मतलब एक ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई हम कह सकते हैं वर्ड जिसका पहला लेटर जो है वो कहां से स्टार्ट हो, ई से या यू से, ठीक है। बट बोलने पर उसका साउंड क्या आ रहा हो, यू, मतलब ये हिंदी वाला यू देखो, यू आ रहा हो। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे हमने स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चे ही गड़बड़ कर जाते हैं कि ए आएगा कॉन्सोनेंट के साथ, एन आएगा वोवेल के साथ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो अगर ई और यू से स्टार्ट होगा कोई शब्द, तो यहां तो बच्चे बिना देखे ही क्या कर देंगे, वोवेल है, चलो वोवेल है तो एन लगा दो, पर नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ई और यू से शुरू तो हो रहा है, पर इसकी जो बोलने पर इसकी जो ध्वनि आ रही है, जो मतलब इसका साउंड आ रहा है बोलने पर मुंह से, वो यू का आ रहा है, यानी कि य से बना यू का आ रहा है। और मैंने क्या बोला कि वोवेल्स इंग्लिश का होता है ए ई आई यू, पर हमें हिंदी की मात्राओं का भी ध्यान रखना है। हिंदी की मात्रा अगर आ जाएगी बोलने पर, जैसे कि ये होता है अ आ ई उ, ये सब होता है ना, ये सब मात्राएं भी नहीं आनी चाहिए, मुंह से निकलनी चाहिए। अगर ये मात्रा भी मुंह से निकल रही है तो भी वो एक तरह से वोवेल्स में ही काउंट होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर या आ रहा है तो ये तो मात्रा में से नहीं है, और ना ही ये क्या होगा, जब इसके मात्रा में से नहीं है तो एक तरीका तो ये हो गया कि ये तो चलो वोवेल्स इस हिंदी वाले के हिसाब से नहीं हो रहा है, पर इंग्लिश वाले के हिसाब से तो वोवेल हो रहा है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप वोवेल को चेक करेंगे तो वोवेल के तो 5 अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू, इस पे या तो इसमें या फिर इसमें किसी एक में भी लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे एन लग जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये वही बोल रहा है कि ई और यू से शुरू तो हो रहा है, इंग्लिश लेटर से शुरू तो हो रहा है, पर उस हिसाब से तो वोवेल हो रहा है, पर हिंदी वाले के हिसाब से इसमें मात्रा नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यह आ रहा है। यानी आपको दूसरा नियम सीधा ऐसे याद रखना है कि अगर किसी शब्द की शुरुआत ई और यू यानी कि वोवेल से तो हो रही है, पर साउंड उसका या यू आ रहा हो, तो वहां पर एन नहीं लगेगा, बल्कि वहां क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम ए के रूल पढ़ रहे हैं, ए कहाँ कहाँ लगता है। जैसे यहाँ लिखा है अ यूनिवर्सिटी, अब यू वोवेल है तो उस हिसाब से वोवेल्स के हिसाब से जो स्कूल में पढ़ाया जाता है या कई किताबों में लिखा होता है 12वीं तक की किताबों में, ठीक है, उसमें
क्या हो जाता है कि वोवेल है तो यहाँ पे एन लग जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, यहाँ लगेगा ए, क्योंकि मुंह से जब हम बोल रहे हैं इसको तो यह निकल रहा है इसका, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये इसमें से कोई मात्रा नहीं आ रही है, कोई मात्रा नहीं आ रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो यूरोपियन, यूरोपियन में भी यह क्या है, ये वोवेल है, ठीक है। पर इससे पहले क्या लगेगा, ए, क्योंकि जब इसको बोलते हैं तो यह क्या निकल रहा है मुंह से, यू, क्या निकल रहा है मुंह से, यू, इसीलिए। समझ में आया। यूनाइटेड वोवेल है पर यू निकल रहा है मुंह से तो ए, ठीक है। दूसरा नियम ये हो गया। तो दो नियम हम तक तो पढ़ चुके हैं, तीसरा नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम ये कहता है ए का इस्तेमाल वहां करेंगे हम जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओ से हो रहा है, यानी कि ध्यान से देखो, ओ से हो रहा है तो बच्चे देखते क्या कर देंगे, वोवेल है एन लगा देंगे, पर नहीं, स्टार्ट तो ओ से हो रहा है, पर इसकी जो ध्वनि निकल रही है मुंह से जब इसको बोला जा रहा है, इसकी ध्वनि जो निकल रही है तो वो व की निकल रही है। किसकी निकल रही है, हिंदी में देखो व की निकल रही है। जब इसकी ध्वनि व से निकलेगी, यानी साउंड इसका बोलने से व से निकलेगा, तो हम ये कहेंगे कि वो उससे पहले एन नहीं बल्कि ए लेगा। समझ में आई बात। तो जैसे कि यहाँ लिखा अ 1 रुपी नोट, तो एक रुपए का नोट, यानी कि ओ लिखा है वोवेल्स, पर इसको जब पढ़ते हैं तो ये पूरा वर्ड क्या पहला कहलाता है, वन, ना कि ऑन। अगर ऑन कहते इसको तो ओ आ जाता है मात्रा हिंदी का, इसका मतलब वोवेल्स भी हो गया इंग्लिश में और ओ भी आ गया, तो यानी कि यहाँ एन लग जाता फिर। पर यहाँ क्या हो रहा है, वन पढ़ते हैं इसको, व निकल रहा है मुंह से, क्या निकल रहा है, व, इसीलिए यहाँ पर इससे पहले क्या लगता है, ए, ठीक है। इसी तरीके से अ 1 आइड मैन, अ 1 वे टिकट, तो यहाँ से वह ये शब्द आ रहे हैं, इसीलिए इनके पहले ए लग रहा है। समझ में आया बात, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं जिन्हें हमें पहचानना होता है। तो ये 3 नियम हैं जिनको हमें अच्छे से याद करना है कि ए का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। पहला नियम हमें ये कह रहा है कि ए का इस्तेमाल हमें कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड और उसका साउंड भी कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट ध्वनि का ही होना चाहिए, वहां करते हैं। दूसरा नियम वे कह रहा है कि शुरुआत तो उसकी वोवेल्स ई और यू से हो रही है, पर साउंड उसका मुंह से जब हम बोलते हैं तो य निकलता है या यू निकलता है, इसीलिए इससे पहले भी ए ही लगेगा। तीसरा ये कह रहा है नियम कि स्टार्ट तो शब्द का जो शुरुआत है वो ओ से हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो वोवेल है तो लगना चाहिए एन, पर नहीं, जब इसको बोलते हैं तो इसके साउंड क्या निकल रहा है, व का, इसीलिए इससे पहले भी ए ही लगेगा। तो ये 3 नियम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन की, कि एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो पहला जो नियम है, एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, सिंगुलर, मैंने बोला ए और एन दोनों का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन से पहले होता है, तो इसको पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। बस आगे चलते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर इसकी शुरुआत, किसी शब्द की शुरुआत वोवेल्स शब्द से, यानी कि ए ई आई ओ यू, मैंने बोला कि या तो इनसे हो रही हो तो वहां क्या लगेगा, एन। पर ध्यान रखना, अभी हमने क्या पढ़ा, यूरोपियन पढ़ा था ना। तो अब इस नियम को ऐसे मत याद रख लेना कि शुरुआत अगर किसी शब्द की वोवेल्स यानी ए ई आई ओ यू से हो रही है तो हम इसके आगे एन लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हो जाएगा गलत। क्योंकि ध्यान दो, अभी हमने ऊपर यही पढ़ा है कि शुरुआत तो ई से हो रही है वोवेल से, पर हम इसको जब पढ़ते हैं तो यू निकलता है मुंह से, यूरोपियन होता है, यूरोपियन नहीं होता है। अगर ये यूरोपियन होता तब हम कह सकते कि ये मात्रा है हिंदी के वर्णमाला की, में जो हिंदी वर्णमाला होती है उसकी मात्रा है अ आ ई उ ए, ये सब जो मात्रा होती है। समझ में आई मेरी बात। यानी कि अगर आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हो रहा है तो एक सबसे आसान तरीका है, जो मेरे को भी कभी हो रहा था कंफ्यूजन, तो मैंने सीधा याद रख लिया था, मैं ना वोवेल्स देखता हूँ, ठीक है, ना मैं कॉन्सोनेंट देखता हूँ, मैं सीधा वर्ड को पढ़ के देख लो कि अगर उस वर्ड को पढ़ने पर अगर मुंह से आपके इस मात्राओं में से कोई शब्द निकल रहा है शुरुआत से ही, तो इसका मतलब उससे पहले एन लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर नहीं निकल रहा है तो ए लगेगा। बाकी आप अगर कंफ्यूज नहीं होते हैं और अच्छे से याद रख सकते हैं ए का अलग से और एन का अलग से, तो और अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है ना।
तो मैंने क्या बोला, एन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जिसकी शुरुआत वोवेल्स से होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे एप्पल है, तो एप्पल में ध्यान से देखो ये वोवेल है, और मुंह से जब इसको हम बोल रहे हैं तो ए निकल रहा है, एप्पल, ठीक है, इसीलिए एन लगेगा। और ये सब क्या होता है, ए क्या होता है, हमारा मात्रा ही तो होती है, ये तो रहा जो मैंने बोला अभी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो एग है, अब यहाँ ई है, यूरोपियन में भी ई था पर एन नहीं लगा आगे, क्यों, क्योंकि उसको मुंह से जब बोल रहे थे तो यह निकल रहा था, और यहाँ ए निकल रहा है एग के लिए, तो इसीलिए एन लगेगा। समझ में आई बात। ऐसे आई है, ईयर है, ठीक है, ये इंक पोर्ट है, इंक पोर्ट में देखो ई निकल रहा है, वोवेल तो है ही प्लस ई भी निकल रहा है, यानी हमें वोवेल्स कॉन्सोनेंट ऐसे नहीं याद रखना है, तो हम सीधा ऐसे याद रख लेंगे इंक पोर्ट, तो ई निकल रहा है तो एन लगेगा, सीधी सी बात। और अगर आई वोवेल है ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऑरेंज में ओ निकल रहा है, ठीक है ना, ओ निकल रहा है मुंह से, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ओ वोवेल है, तो उससे पहले क्या आएगा, एन आएगा। ऐसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसका जो व्याकरण में जो होता है ध्वनि में, ये आ शुरुआती यहीं से होता है, ये क्या है, ध्वनि उसी की दे रहा है, तो इसके आगे भी एन लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सारे ऐसे ही हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर एक है एन आर्म चेयर, आपको चेयर पे ध्यान नहीं देना है, आपको देना है इस आर्म पे, क्योंकि इससे पहले ही तो ये आर्टिकल ले रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ए, ठीक है, तो ए क्या है, वोवेल है, उससे पहले क्या लगेगा, एन, ठीक। आइए आगे दूसरा रूल पढ़ते हैं कि एन का इस्तेमाल और कहाँ होता है। एन का इस्तेमाल अभी हमने पढ़ा कि जो वोवेल से शुरू होता है वर्ड उसके साथ होता है, ठीक है। उसी के अलावा हम ये भी एक दूसरा वर्ड है, हमारा जो रूल है वो ये कह रहा है कि अगर कोई स्टार्ट कहाँ हो रहा है, विथ अ कॉन्सोनेंट, शुरुआत हो रही है उसकी कॉन्सोनेंट से। देखो स्कूल में हमें अब तक पढ़ाया जाता है ना, या कई जगह पर ऐसे शॉर्टकट में मतलब लिखा होता है, किसी भी बुक में देखोगे आप, तो किसी किसी बुक में होता है कि वहाँ क्या पढ़ा जाता है कि कॉन्सोनेंट के साथ तो ए लगता है, वोवेल के साथ लगता है, पर यहाँ पे देखो वही तो बात है ना, डीप में पढ़ने का यही आपको बेनिफिट है कि कॉन्सोनेंट के साथ भी अगर कोई शब्द जो है, वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रहा है, पर बोलने पर उसका साउंड मुंह से कैसा निकल रहा है, वही जो मैंने बताया आ ई उ, तो भी उसके आगे एन लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ भी एन लगता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, एन एम पी, एम पी देखो एम है कॉन्सोनेंट और मुंह से निकल रहा है एम, यानी कि ए, इसीलिए यहां लगेगा एन, मुंह से क्या निकल रहा है, ये ए, ठीक है। ऐसे ही है एस एच ओ, एक एस एच ओ, एन एन एस एच ओ, एस, फिर वही आ गया ए, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। तो कॉन्सोनेंट के साथ भी लगता है, पर उसकी ध्वनि जो होनी चाहिए मुंह से बोलते समय, साउंड जो होना चाहिए उसका, वो इस आ ई उ इस मात्रा से होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गए एन के रूल, दो रूल थे इसमें एन के, अच्छा तीसरा भी एक और है, ठीक है। इसी में देखो, हाँ इसी में एक नोट करने वाली बात ये है, इसी वाले सेकंड रूल में, इसी वाले में कि कॉन्सोनेंट से शुरू तो होगा, ठीक है, पर साउंड उसका कैसा निकल रहा है, उससे निकल रहा है, या आ ई से, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म से पहले भी कर रहा है। क्यों शॉर्ट फॉर्म से पहले बोलेंगे, देखो नोट में एक बात यहाँ लिखी है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई बिफोर द फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रीविएशन, मतलब अगर यही एमपी को अगर हम पूरे फॉर्म में लिख देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एसएचओ को पूरा लिख देते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो इससे पहले ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मास्टर हो गया, मास्टर मतलब माँ से बन रहा है, ठीक है, मेंबर मतलब माँ से बन रहा है, ठीक है, बोलने पे मुंह से माँ निकल रहा है, मेंबर, ठीक है, मास्टर, ठीक है, पर यहाँ क्या निकल रहा था, एम निकल रहा था, ए एम एम, इस तरीके से ए म एम, इसलिए यहाँ पर एन लग रहा था। समझ में आई बात, ठीक है, नहीं समझ में बात। इसमें क्या निकल रहा है, स्टेशन, जैसे स्कूल हम लिखते थे ना, वही वाला निकल रहा है स्टेशन,
ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं स्कूल, स्कूल, मुंह से मतलब ऐसे उनके साउंड आता है स्कूल, पर असल में ये सिर्फ क्या होता है, स्कूल। ठीक है। उसी तरीके से स्टेशन नहीं है ये, स्टेशन इस तरीके से होता है, स्टेशन। ठीक है। हिंदी में या अगर मुंह से जब हम बोलेंगे इसको, जब लिखेंगे तो, इसीलिए इससे पहले ए लग रहा है यहाँ पे, यानी कि जब इसका फुल फॉर्म इस तरीके से हो जाता है तो बोलने पे इसकी साउंड भी थोड़ा चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट एन कहाँ लगेगा, तीसरा पॉइंट एन कहाँ लगेगा, देखो ऐसा शब्द जो स्टार्ट हो किससे, साइलेंट एच से, किससे, साइलेंट एच से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते, इसे आवर पढ़ते हैं, आवर। ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं हम, होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट। तो ये तो वही हो गया मात्रा, आ आ ई उ ओ ओ, समझ में आया। तो इससे पहले क्या आएगा, एन। ये भी पढ़ सकते हैं इस तरीके से। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एच तो साइलेंट है, एच को तो पढ़ ही नहीं रहे, यहाँ क्या है, आर पढ़ते हैं इसको, आर, एन आर, एन ऑनेस्ट, ओ से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एच साइलेंट है, एन ईयर। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हेयर। ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि साइलेंट हो जहां पर एच, उससे पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं, अगर पहला शब्द एच से है और वो साइलेंट है तो। ठीक है। बाकी ध्वनि का आपको तो सीधा फंडा याद रखना है, ध्वनि का मतलब साउंड का मुंह से बोलने पे कैसा निकल रहा है। तो एन के भी हमने यहाँ पे 3 रूल पढ़ लिए। ठीक है। एन के भी हमने 3 रूल पढ़ लिए। पहला मैंने बताया, पहला कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले रूल में वोवेल से स्टार्ट होगा, उससे पहले लग जाएगा एन। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट होगा तब भी एन लग सकता है, पर उसकी जो साउंड होनी चाहिए, उसकी जो ध्वनि होनी चाहिए बोलने पर, वो हिंदी की जो वर्णमाला में जो होता है मात्राएं, उससे निकलनी चाहिए। ठीक है। और ये याद रखना, ये एब्रीविएशन वाला फुल फॉर्म पढ़ने पर इसका जो बदल जाता है। तीसरा क्या होना चाहिए, एच से शुरू हो रहा हो शब्द और वो साइलेंट हो। ठीक है। तो भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे हो गए इंडेफिनेट आर्टिकल के ए और एन के रूल। ठीक है। हमने पढ़ लिए रूल। मैं एक बार रिवीजन आपको हल्का सा करा देता हूं ताकि आपको, देखो ये हो गया हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। पहली बात तो ये सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा लगता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें हो गया ए का रूल और एन का रूल। ए कहाँ कहाँ लगते हैं, 3 रूल इसके बताए मैंने। एन कहाँ कहाँ लगते हैं, 3 रूल इसके बताए हमने। ठीक है। उस तीनों रूलों को हमें याद रखना है। ठीक है ना। अभी जैसे हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी क्या पढ़ा, एन का पढ़ा, तो पहले एन का ही हम देख लेते हैं, एन का, और फिर चलो पहले ए का ही देख लेते हैं। अभी हमने ए का क्या क्या पढ़ा था, ए का जो रूल था हमने क्या क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि ए कहाँ का इस्तेमाल होता है। तो कहाँ होता है, पहला कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही हो, पहला, और साउंड भी उसका क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। दूसरा रूल ये कहता है कि ई और यू से शुरुआत तो हो रही हो, पर बोलने पर वो क्या निकल रहा मुंह से, या यू निकल रहा हो। ठीक है। तीसरा, ओ से तो शुरुआत हो रही हो पर बोलने पर वह निकल रहा हो। ठीक है। तो यही तो है, ए का पहला रूल क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए तब ए लगेगा, और साउंड भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है ई और यू से शुरू तो हो जाए, है तो वो वेल्स लग, उस हिसाब से तो कहीं एन मत लगा देना बच्चे, है तो वो वेल्स, पर बोलते हैं तो मुंह से या यू निकल रहा है ध्वनि, इसलिए साउंड, इसलिए ए लगेगा। तीसरा, ओ से तो स्टार्ट हो रहा है पर इसको पढ़ते हैं तो व से पढ़ा जाता है, इस वजह से ऐसे वर्ड जो व बोला जाता है, व से बोला जाता है, ओ से शुरू होने वाले को उससे पहले भी एन ए लगता है। एन कहाँ का लगता है, अभी जो हमने पढ़ा, पहला वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो, दूसरा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, जबकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने के साथ एक कंडीशन और भी है कि उसकी जो साउंड है वो कैसी होनी चाहिए, साउंड कैसा आना चाहिए, आ ई उ। ठीक है। ये सब याद रखना चाहिए। तीसरा, पहला वोवेल हो गया, दूसरा कॉन्सोनेंट, और तीसरा
तीसरा क्या हुआ, अभी जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एच से शुरू हो वर्ड पर वो साइलेंट हो, तो यहाँ पे एन लगते हैं। ठीक है, तो ए कहाँ लगते हैं और एन कहाँ लगते हैं, हमने ये तीनों पढ़ लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें पढ़ना है कुछ एक खास पॉइंट इसी में है, वो ये है कि इस रूल के अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है, वो चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो आल्सो यूज विथ सम फ्रेजेस एंड नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, मतलब कुछ ऐसे फ्रेजेस होती हैं उनसे पहले भी ए ही लगता है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोफेशन भी होते हैं उससे पहले भी ए या एन लगता है। ठीक है ना, आर्टिकल वहां पे भी इंडेफिनेट आर्टिकल लगते हैं। मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल दो और खास पॉइंटों पे लगते हैं, ए या एन का इस्तेमाल दो खास पॉइंट पे और होता है, एक फ्रेजेस पे और एक प्रोफेशंस पे। ठीक है, जैसे अ फ्यू, अ लिटल, अ लॉट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखा जाए तो आपको द फ्यू, द लिटल, द लॉट ये भी मिलेगा, पर मैंने क्या बोला कि वहां पर अगर ए फ्यू, ए लिटल लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना अभी, इसीलिए बाकी ये लगते हैं द के साथ भी, पर ए के साथ भी लगे हैं तो वो गलत नहीं है। बस ये पॉइंट याद रखना है आपको। उसी तरीके से कुछ प्रोफेशंस है उसके साथ भी लगते हैं, जैसे क्लर्क से पहले ए, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, मतलब प्रोफेशंस से पहले भी लगते हैं ए और एन। आर्टिस्ट तो एन आर्टिस्ट हो गया क्योंकि वोवेल से शुरू हो रहा है। ठीक है, ऑपरेटर वोवेल से शुरू हो रहा है, ई ऑपरेटर वोवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ एन लग रहा है। अब यहाँ क्या है एस, लेकिन एस नहीं है, स्वीपर है, स्वीपर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये स आधा से, इसका मतलब ये है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगेगा, ए। समझ में आया? तो इनके साथ अगर प्रोफेशंस के साथ अगर आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल लगा तो भी गलत नहीं है, और अगर द भी लगा होगा तो भी गलत नहीं होगा, याद रखना। ठीक है ना। अब बात हम करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं जिस पर, कि ये जो इंडेफिनेट हमारे आर्टिकल हैं ए और एन, इनको कहां पर नहीं लगाया जाता है, या अगर हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन या क्वेश्चन आते हैं कि इसमें गलती पहचानो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि जहां पर ए और एन लगा दिया गया वहां पर वो चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो वो पहचानेंगे कैसे? वो पहचानने के इनके कुछ पॉइंट है। पहला कि हमने क्या पढ़ा था, इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, यही दो आते हैं, और इनका इस्तेमाल हमेशा किसके साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ। यानी कि ए और एन वहां इस्तेमाल नहीं होंगे जहां पर क्या हो, प्लूरल नाउन हो, वहां ए और एन इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसे अ कार्स आर पार्क, यहाँ कार्स पार्क की बात कर रहा है, बहुत सारी कार्स की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो इससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा प्लूरल से पहले। यहाँ क्या होगा, कार्स आर पार्क, बस। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, कहां पे नहीं इस्तेमाल होगा ए और एन का, किसी भी नेम ऑफ मील्स, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट या लैंग्वेज से पहले। अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन आ सकते हैं, बताऊंगा मैं इसको कैसे दूर होगा। देखो, राम वाज अब्सेंट अ डिनर, ठीक है, डिनर में क्या था, वो अब्सेंट था, तो यहाँ पर डिनर क्या है, एक मील की बात हो रही है। ठीक है, मील्स की बात हो रही है, तो उससे पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका थोड़ा सा, आई एम प्लेइंग अ टेनिस, मैं एक क्या कर रहा हूं, टेनिस खेल रहा हूं, तो यहां पर अगर आप बोल के भी देखोगे मैं एक टेनिस खेल रहा हूं, तो भी थोड़ा अजीब लग रहा है। और वैसे भी रूल हमारा कहता है कि किसी भी स्पोर्ट से पहले भी नहीं लगेगा। ठीक है, आई एम प्लेइंग टेनिस होगा यहां पर सिर्फ। ठीक है, पर इसमें ये कंफ्यूजन मत कर देना, जैसे लिखा होता ना कि यहां लिखा हो इस तरीके से, इसके आगे भी कुछ लिखा हो, क्रिकेट मैच, क्या लिखा हो, क्रिकेट मैच, राम प्ले अ क्रिकेट मैच। अब कहोगे कि यहाँ स्पोर्ट्स है, और यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में तो आपने बोला कि नहीं लगता है ए और एन, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये लगा किसके लिए है। ये एक इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट होता है जिसको पकड़ना होता है, और वो प्रैक्टिस से आपकी होगी। देखो यहाँ क्या लिखा है, राम प्ले अ क्रिकेट मैच, तो ये जो ए लगा है, एक क्रिकेट मैच, यानी कि मैच के लिए लगा है, एक मैच की बात कर रहा है, ना कि इस क्रिकेट के लिए लगा है, इसलिए
सही है, ना कि गलत है। राम प्लेज अ क्रिकेट मैच, यानी एक मैच इसकी बात कर रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात? इस क्रिकेट के लिए नहीं, एक क्रिकेट के लिए नहीं, एक मैच की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर ये सही होता है, ठीक है। अब हमने पहले क्या कर लिया यहाँ पे, डिनर मतलब मील्स के साथ नहीं लगता है, स्पोर्ट्स के साथ भी हो गया। अब सब्जेक्ट या लैंग्वेज इनके साथ भी नहीं लगता है, जैसे सी इज टीचिंग अ हिंदी राइट नाउ, ठीक है, वह इस समय क्या पढ़ा रही है, हिंदी पढ़ा रही है। तो हिंदी यहाँ पर क्या है, हिंदी के लिए एक हिंदी लगा है, ठीक है, तो यहाँ हिंदी लैंग्वेज है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लगेगा ये। यहाँ सिर्फ होगा सी इज टीचिंग हिंदी राइट नाउ, ठीक है, वह हिंदी पढ़ा रही है, वह इस समय हिंदी पढ़ा रही है, वह इस समय एक हिंदी पढ़ा रही है नहीं होगा, ठीक है, वहां इस समय हिंदी पढ़ा रही है ये हो सकता है, ठीक है, या वह अभी हिंदी पढ़ा रही है, ठीक है, समझ में आया। तीसरा कहाँ नहीं लगता है ए और एन का इस्तेमाल, जैसे हमने दो पढ़ लिया ना ऊपर, ए और एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं लगता, यानी इंडेफिनिटली कहाँ नहीं लगता है, तो प्लूरल में। दूसरा इनके नाम से पहले, जैसे मील हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, इनसे पहले। तीसरा इनका इस्तेमाल मटेरियल नाउन से पहले भी नहीं होता। अब क्यों नहीं होता समझो, मटेरियल नाउन से पहले इनका इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है, देखो जिससे बताता हूं, यहां लिखा है इट इज अ गोल्ड, यह एक सोना है, ठीक है, मतलब यह एक सोना है, मेटल की बात हो रही है, यानी कि क्या है, मटेरियल। तो यहां पर मटेरियल से पहले ए नहीं लगेगा, ठीक है, मटेरियल नाउन से पहले कभी भी ए नहीं लगता है। मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ठीक है, ये सब सारी चीजें इसी में आती हैं, ब्रॉन्ज, ठीक है, तो इनसे पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। द स्टैचू इज मेड अप ऑन एन आयरन, यहाँ मटेरियल जैसे ही आ गया, यानी कि यहाँ पर इस्तेमाल आर्टिकल का इंडेफिनिट का नहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा दैट स्टैचू इज मेड अप ऑफ आयरन। वैसे भी यहाँ पर मेड अप, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ये फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। अलग अलग कंडीशन में जब प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कब मेड ऑफ का इस्तेमाल होता है, कब मेड फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी का केस होता है, प्रॉपर्टी चेंज होने का, ठीक है। चौथा, इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल और कहाँ नहीं होता है। देखो आपको लग रहा होगा कितना बड़ा हो गया, इतना तो बड़ा दिया ही नहीं होता बुक में, लेकिन मैंने कई सारी कम से कम क्या, मैंने 4 बुक्स को मैंने पलटा है और मैंने सब जगह क्रॉस चेक किया है, उसके बाद मैं इनको लेकर के आपके सामने आया हूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी इसमें मेहनत लगी है, इसलिए आपको मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप जितने ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करोगे तो उतना ही अच्छा आपको और कंटेंट और एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी एकदम डीप में, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है इससे, ठीक है। बस आपको थोड़ा फोकस रहेगा, ध्यान से इसको देखना होगा और समझना होगा पढ़ाते वीडियो में क्या कहा गया है, ठीक है। चौथा क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम वहां भी नहीं करते, कहाँ नहीं करते, जहां 2 टाइम्स फॉर द सेम नाउन इन द सेम सेंटेंस। मतलब कहने का मतलब एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में एक ही संज्ञा के लिए 2 बार इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है ना, वहां पर भी हम नहीं करते हैं। यानी क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स इस्तेमाल किया गया हो, किसके लिए, एक ही सेंटेंस में एक ही वाक्य के लिए 2 बार आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया हो, वहां भी हम नहीं करते। जैसे सीता इज अ सिंगर एंड अ डांसर, यानी बात किसकी हो रही है, सीता की, वो डांसर भी है और सिंगर भी है। तो एक सेंटेंस है कंप्लीट यहां से यहां, ये तो उसी पे कट गया, एक सेंटेंस है पूरा यहां से यहां तक, ठीक है, और बात भी एक ही नाउन की हो रही है, या हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। यही तो कह रखा है सेम नाउन, एक ही नाउन के लिए 2 बार इसका इस्तेमाल किया गया, अ सिंगर और अ डांसर, तो ये गलत है, ठीक है। सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होगा, वो भी सबसे पहले, सीता इज अ सिंगर एंड डांसर। देखो जब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो वहां से भी आप इसको सही कर सकते थे। कैसे, देखो ये एंड है और एंड एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, ठीक है, और इसका एक बिटवीन के साथ भी प्रीपोजिशन में भी यूज होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये भी कहा जाता है कि जब अगर एक आर्टिकल दिया, सॉरी आर्टिकल में पढ़ा रहा है इसलिए, जब बीच में इस तरीके से दिया हो एंड, और इसके दोनों तरफ दो अलग अलग क्वालिटी या नाउन के बारे में बात कर रहा हो एक ही चीज का, और अगर दो बार आर्टिकल आप यूज कर लोगे ना तो वो दो अलग बातें हो जाती हैं, दो अलग लोगों के बारे में बात कर रहा है। पर यहाँ पर अगर इसको हम रखते तो इसका मतलब यहाँ सीता नहीं बल्कि सीता के बारे में तो बात कर रहा है वो सिंगर है, पर ये डांसर किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो एक से अधिक की बात कर रहा है, तब वहां पर ये प्लूरल हो जाता है और ये भी चेंज हो जाता है इज, ठीक है ना। तो एक वो भी तरीका था इसको हटाने का एक आर्टिकल को, ठीक है। खैर हम अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, एंड है, और इंडिया इज अ ग्रेट एंड अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया क्या है, एक बहुत ही ग्रेट और एक बहुत ही सुंदर क्या है, देश है। तो यहाँ पर इंडिया की तो बात हो रही है, एक ही नाउन की बात हो रही है एक सेंटेंस में, और इसके लिए दो बार आर्टिकल का इस्तेमाल किया, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। आर्टिकल का एक ही बार इस्तेमाल होंगे। तो इंडिया इज अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, पूरा इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने ऊपर बताया था इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है ए का और कहाँ कहाँ करना है एन का, उसी तरीके से हमने ये भी पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो हमने कहाँ कहाँ पे नहीं करना है हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि पहली बात हमें पहला कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, प्लूरल नाउन के पास या उसके साथ नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है जहाँ पर, ठीक है। दूसरा, किसी भी नाम के उनके नाम के आगे, किनके, मील्स के, लैंग्वेज के, सब्जेक्ट के, ठीक है, स्पोर्ट के, ये सब चीजें। तीसरा, जब एक ही सेंटेंस में, जो अभी मैंने पढ़ा ना चौथा, अच्छा ये चौथा है, इससे पहले तीसरा हमारा ये था कि मटेरियल नाउन से पहले, ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब मेटल है ना, तो इनसे पहले भी मटेरियल नाउन से पहले भी नहीं यूज होगा। चौथा, टू टाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे सेम नाउन के या उसकी नाम, सेम नाम की क्वालिटी बताने वाले सबसे पहले, ठीक है, दो बार इस्तेमाल नहीं होगा एक सेंटेंस में। यहां तक हमारा पूरा इंडेफिनिट आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ना है डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। मैंने बोला पहले हम डेफिनेट पढ़ेंगे फिर डेफिनेट। डेफिनेट की डेफिनेशन हमने ऊपर क्या पढ़ी थी, डेफिनेट का इस्तेमाल ही वही होता है, कहां पर होता है, स्पेशल, मैंने बताया था ना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए हमें द का इस्तेमाल करना होता है। डेफिनेट आर्टिकल की यही डेफिनेशन है कि द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर टू अ सर्टेन पर्सन, थिंग और प्लेस, ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। पर अब इसके हमें रूल भी पढ़ने हैं कि द का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है, किन किन जगहों पर नहीं किया जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, इसीलिए आपको सिर्फ ये याद रखना होगा किन किन जगहों पर होता है, ठीक है। अगर क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना, इसका क्वेश्चन भी इस हिसाब से बनते हैं कि किन किन जगहों पर हमें, जो हम पढ़ेंगे कि जहां पर होता है उन्हीं वर्ड को दे करके ही बना होता है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल में द कहाँ का इस्तेमाल होता है, पहली बात, जैसे हमने पढ़ा इंडेफिनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, सिर्फ सिंगुलर नाउन पर डेफिनेट का क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों पे होगा, ये बात तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है, दोनों ही नाउन पे होगा, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि द का इस्तेमाल हम रिलेटिव प्रोनाउन से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन से के साथ करते हैं, कब, जब वो नाउन के, जो हमारा नाउन है उस पर जोर दे करके उससे उसको लिंक कर रहा हूं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द इज यूज बिफोर अ नाउन इफ इट इज फॉलो बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्रेसली, मतलब मेन फोकस हमारा उसी पर हो। जैसे एग्जांपल देखो, समझो, देखो हिंदी में देखो ऐसे क्या लिखा है, द का प्रयोग किसी संज्ञा से पहले तब किया जाता है जब उसके बाद तनावपूर्ण रूप से कोई सापेक्ष सर्वनाम आता है, ठीक है। जैसे ही इज द बॉय हु प्ले ढोल,
यानी यहाँ क्या लिखा है देखो, इसका मतलब ये हुआ ही इज द बॉय हु प्ले ढोल, यह वही लड़का है जो ढोल बजाता है। यानी यहाँ पर ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, पता है ना रिलेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, WH फैमिली हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में ही आते हैं। WH फैमिली है ये हु। अब इससे पहले जो सब लगा है ये क्या लगा है, बॉय, यानी ये हु किसको दर्शा रहा है, इसी बॉय को, मतलब ये जो ही लगा है उसी के लिए था कि वह यही लड़का है जो ढोल बजाता है। यानी कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है किस पर जोर दे रहा है, उसी व्यक्ति पर जिसकी बात की गई है पहले, ठीक है। यानी कि इसी को हम कहेंगे कि जब स्ट्रेसली या फिर तनावपूर्ण रूप से उस पर उसके मतलब विशेष ध्यान विशेष जोर देता है उस चीज पर, तब उस व्यक्ति पर, तभी हम क्या लगाते हैं, वहां पर द का इस्तेमाल लगाते हैं। तो इस बॉय से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, इस बॉय से पहले द। जैसे दिस इज द कैट विच आई बॉट, ठीक है, यह वह बिल्ली है जिसको मैंने खरीदा था, ठीक है ना, या जिसको मैंने खरीदा था, ठीक है, समझ में आया। किसको, जिसको मतलब उसी को बात हम कर रहे हैं, उसी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसी बिल्ली की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, द, ठीक है। दूसरा ये है जो एक बहुत ही बड़ा एक मतलब पॉइंट है, इसीलिए आप कई सारे छोटे पॉइंट इसी में हो जाएंगे, यही अलग अलग बुक में इसी पॉइंट से कम 10 लाइन बना देता है, ठीक है ना, रूल याद रखने के। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर किसके नाम से पहले करते हैं, देखो समझो, इन्हें याद रखना है, किस किस नाम से पहले हम करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर। नहीं ये बेकार लगेगा, येलो ही रख लेते हैं, ठीक है। देखो किसी कमीशन के नाम से पहले, कमीशन बनाते हैं ना, समिति बैठक, उसके किसी नदी के नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। किसी समुद्र के नाम से भी सी लिखा है, किसी गल्फ के खाड़ी के नाम से भी, डिजर्ट रेगिस्तान हो गया। डायरेक्शन दिशा के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले, हिस्टोरिकल कास्ट, ठीक है, जाति के हिसाब से नाम लिखे हों जाति के, ठीक है, पुरानी जातियों के नाम होते हैं ना, इस प्रजाति के लोग रहते हैं, कहा जाता था ना, किताबों में लिखा जाता था, तो उनके नाम से पहले भी द। नेम ऑफ टाइटल एंड पोस्ट से पहले, बिल्डिंग्स के नाम से पहले, मॉन्यूमेंट्स के नाम से, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, हमारे ऐतिहासिक इमारतें। रिलीजियस बुक जैसे कि गीता, कुरान, है ना, रामचरितमानस, महाभारत, बाइबल, ये सब चीजों से पहले। कम्युनिटी के नाम से पहले भी, ठीक है, इनसे पहले भी किसी समुदाय के। होली स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि पवित्र ग्रंथ, और ये हम ये कह सकते हैं कि देवी देवताओं के नाम से भी पहले हम इस्तेमाल करते हैं द का। अब कुछ ज़्यादातर मैंने बोला ना, मैंने 4 किताबों को मैंने पहले ढंग से उसको पलटा है, उसके बाद ही मैंने क्रॉस चेक करने के बाद इन्हें यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो उनमें क्या है ना, ये अलग अलग में दे रखा है, जैसे 2 पॉइंट हो गया, इसका तीसरा पॉइंट दे देगा, नदियों के नाम से पहले चौथा पॉइंट दे देगा, खाड़ियों के नाम से पहले 5वां पॉइंट दे देगा, बिल्डिंगों के नाम से पहले। मैं इन सबको मैंने एक में ही मर्ज कर दिया है कि इन सबसे पहले लगता है। जैसे देखो गंगा क्या है, नदी का नाम है, उससे पहले क्या लगा, द। अरेबियन गल्फ, बंगाल की सॉरी अरब खाड़ी, उससे पहले क्या लगा, द। पैसिफिक ओशन, महासागर का नाम आ गया, प्रशांत महासागर, उससे पहले द। महाभारत आगे रिलीजियस बुक, उससे पहले क्या आ गया, द। गीता रिलीजियस बुक, द। ईस्ट दिशा, डायरेक्शन दिशा का नाम से पहले द। सन, उससे पहले क्या आ गया, द। हेवनली बॉडी है ना, ये हेवनली बॉडी किसको बोलते हैं, सन, मून, स्टार, ठीक है, प्लेनेट। ताज महल आ गया, क्या आ गया, मॉन्यूमेंट्स आ गए, ऐतिहासिक इमारतें, उससे पहले द। ब्राह्मण कास्ट आ गई, ठीक है, ऐतिहासिक कास्ट है ना ये ब्राह्मण, उससे पहले द। आयरन मैन, आयरन मैन फादर ऑफ द नेशन, तो ये क्या है, ये यही तो है जो हमने नहीं पढ़ा। नेम ऑफ टाइटल एंड पोस्ट, ठीक है, इनसे पहले भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे अपने। तीसरा पॉइंट अब क्या कहता है, कलर चेंज किया जाए, ये था, देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है
कि द का इस्तेमाल और कहाँ करते हैं, बिफोर एन एडजेक्टिव इफ दैट एडजेक्टिव इज फॉलो बाय प्रॉपर नाउन। मतलब उस एडजेक्टिव से पहले, या हम हिंदी में अगर इसकी बात करें तो उस विशेषण बोलेंगे ना इसको, हाँ, उस एडजेक्टिव से पहले दैट एडजेक्टिव इज फॉलो बाय अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे लिखा, येस्टरडे आई मेट द ग्रेट MS धोनी। तो यहाँ पर कौन सा ग्रेट MS धोनी की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, तो इसीलिए इससे पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी कि ये जो प्रॉपर नाउन दिया है MS धोनी, इससे पहले एडजेक्टिव लग रहा है वो क्या है, ग्रेट है। यानी इस एडजेक्टिव को कौन फॉलो कर रहा है, ये MS धोनी। ठीक है, इससे पहले ही हम क्या लगाएंगे, दा। वही जो लिखा है कि प्रॉपर नाउन फॉलो बाय प्रॉपर नाउन, उस एडजेक्टिव से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे। दा का इस्तेमाल और कहाँ होता है, द इज यूज व्हेनेवर टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर। मतलब जब दो प्रॉपर नाउन की हम तुलना करते हैं, उससे पहले भी दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जब भी दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तुलना की जाती है तो उसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तिवाचक का मतलब पढ़ा हिंदी में भी। ठीक है, जैसे प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। यानी कि हम प्रभुदेवा को किसकी तरह देख रहे हैं, किससे इसके कंपेयर कर रहे हैं, एक तरह से माइकल जैक्सन से। क्योंकि माइकल जैक्सन अपने आप में क्या थे, डांस के क्या थे, एक तरह से स्टार, या हम ये भी कह सकते हैं गॉड कह सकते हैं, जिनको बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी तरह किनको देखा जाता है, प्रभुदेवा को। ठीक है, तो यहाँ पर किसका कंपैरिजन हो रहा है, मतलब तुलना हो रही है, पर उस तरह का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, मतलब देखने के सेंस में हो रहा है कि हम उनको इस तरह से देखते हैं। प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, जैसे एक शेक्सपियर वाला भी सुना होगा ना, वैसी तरीके से। तो यहाँ पर माइकल जैक्सन जो हमारा ये जो प्रॉपर नाउन है, इनसे पहले जो मैंने बोला वही ना, टू प्रॉपर नाउन होंगे, तो उनसे पहले क्या लगेगा, द। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉपर नाउन हमारा ये है माइकल जैक्सन, इससे पहले हम द लगाएंगे। ठीक है, द इज ऑलवेज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल होता है। जैसे राम इज द फैटेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। यानी कि राम जो है वो अपनी पूरी क्लास में सबसे क्या है, फैटेस्ट बॉय है। तो ये क्या, सुपरलेटिव डिग्री, EST के साथ, या मोस्ट भी लिखा होता तो भी सुपरलेटिव डिग्री में आता, तो उससे पहले क्या लगेगा, द। ठीक है, श्याम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम। अपनी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, श्याम। तो यहाँ बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले क्या आएगा, द। समझ में आई बात? तो ये हमारे कुछ नियम थे डेफिनेट आर्टिकल द के भी। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में देता हूँ आपको, सीरियसली ज्यादातर क्वेश्चन बनते तो हर टॉपिक से हैं, पर ज्यादातर जो देखे ही जाते हैं कंटिन्यू, वो इनसे बनते हैं जो मैंने बताया था ना। ये इन सबको मैंने एक में समेट दिया है, मर्ज करके, इनसे, और एक डेफिनेट आर्टिकल में प्रॉपर नाउन से भी बनता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री से। मतलब इन्हीं से बनते हैं द के ज्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल पूरा था जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है इस आर्टिकल के चैप्टर में। ठीक है ना, क्योंकि मैंने खुद बताया, मैं 4 बुक्स को मैंने पलटा है, उसके बाद ही मैंने क्रॉस चेक करने के बाद ही उस हिसाब से अपना इस कंटेंट को बनाया है, ताकि आपका कोई पॉइंट ऐसा छूटे भी ना जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। और जाते जाते मैं इस वीडियो में ये जरूर कहूँगा कि बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें, और उन्हें समय समय पर उन्हें भी अच्छे कंटेंट इस तरह से मिलते रहें। ठीक है, और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक अच्छे कंटेंट के साथ।